नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि वो यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको अगली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। पिछले 2 वीडियो से हम लोग चर्चा कर रहे थे चोल वंश के ऊपर। चोल वंश का राजनीतिक इतिहास विजयालय से लेकर के इनके अंतिम शासक तक हम उस पर चर्चा कर चुके। अब आज हम चर्चा करेंगे चोल प्रशासन पे। तो मित्रों, चोल अभिलेखों से जो हमें जानकारी मिलती है तो उसके आधार पर हमें चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में भी जानकारी मिलती है, और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अत्यंत कुशल थी, अत्यंत सुदृढ़ थी। तो मित्रों, तमिल राज्यों के इतिहास में एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था के संगठन का श्रेय चोल सम्राटों को ही है। चोल साम्राज्य दक्षिण के अन्य राज्यों से अधिक विस्तृत था और चोल सम्राटों की प्रतिष्ठा दक्षिण के अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी थी। उनके द्वारा धारण की गई जो उच्च उपाधियाँ थीं वो स्वयं उनके गौरव और सम्मान को हमारे समक्ष प्रकट करती हैं, उनके यश का गान करती हैं। चोल प्रशासन में सम्राट ही जो है वो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और उसकी संप्रभुता किसी भी प्रकार के विवाद से परे होती थी। साम्राज्य की संपूर्ण सत्ता का स्रोत राजा ही होता था और सामान्यतया उसका जो पद था वो पैतृक होता था, यानी कि अक्सर हमने ये देखा है कि जो चोल सम्राट थे वो अपने समय में ही अपना उत्तराधिकारी युवराज के रूप में नियुक्त कर देते थे, और तो इसके कारण आगे चल कर के गृह युद्ध वगैरह की भी संभावना नहीं रहती थी, और एक शासक के बाद दूसरा शासक जब आता था तो वह अपने पूर्ववर्ती शासक के कार्यों को आगे बढ़ाता था। मित्रों, यद्यपि चोल शासक जो थे वो बहुत ही मजबूत शासक थे, बहुत ही समृद्ध शासक थे, बहुत ही सुदृढ़ शासक थे। फिर भी इतिहासकारों ने चोल शासकों को प्रबुद्ध निरंकुश शासक के रूप में उनका वर्णन किया है। जो प्रबुद्ध निरंकुश शासक का अर्थ होता है कि ऐसे शासक जो सदैव अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहें। राजा की आज्ञा सभी मामलों में अंतिम आज्ञा होती थी। राजा ही सभी प्रकार के कानूनों का स्रोत था और उसकी आज्ञाओं को उसके मंत्री लिख लेते थे, और विभिन्न विभागों के अफसरों तथा प्रांतों के जो वायसराय होते थे उन तक राजा की आज्ञा को पहुंचाया जाता था, जिससे कि राजा की आज्ञा के अनुसार प्रांतों में भी काम किया जा सके। तो चोल शासक की आज्ञा ही सर्वोपरि होती थी। चोल शासक ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होते थे और मृत्युदंड की सज़ा राजा के साथ सलाह करके ही दी जाती थी। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि चोल प्रशासन में उत्तराधिकार का जो नियम था वो वंशानुगत था एवं युवराज की घोषणा करने की भी प्रथा थी। तो इस प्रथा से उत्तराधिकार के युद्ध अथवा विद्रोह आदि का खतरा नहीं रहता था। युवराज दूर दराज के अभियानों पर जाया करते थे और कभी कभी राजा के बाहर रहने पर राज्य कार्य संभालने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर रहती थी, जिसे वे बड़ी ही निपुणता के साथ बड़े स्किलफुल्ली
संभालते थे। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि कभी कभी युवराज राजा के साथ सह शासक का कार्य भी करता था। कभी कभी वह स्वतंत्र प्रतिशासक के रूप में भी कार्य करता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि युवराज के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती थी, काफ़ी उत्तरदायित्व वह संभालता था, जिससे कि अपने युवराज काल में ही वह राजकार्य के कार्यों में दक्ष हो जाता था, प्रवीण हो जाता था। और हम यद्यपि चोल अभिलेखों में किसी मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, तथापि चोल शासन प्रबंध में उदनकुट्टम का उल्लेख है। यह पदाधिकारियों की एक कार्यकारिणी प्रतीत होती है, उदनकुट्टम, और ये राजा के बहुत निकट हुआ करते थे ये पदाधिकारी, तथा राजा अपना प्रत्येक कार्य इनकी सम्मति से अथवा इनकी सलाह से करता था। पदाधिकारियों में भी 2 श्रेणियां थीं। वरिष्ठ अधिकारियों को, जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे, उनको पेरुंदरम का पद दिया जाता था। ये शब्द आप याद रखें, पेरुंदरम। जो बड़े अधिकारी होते थे उनको पेरुंदरम का पद दिया जाता था, तथा छोटे अधिकारियों को शिरुतरम का पद दिया जाता था। राजा स्वयं दूरस्थ प्रदेशों के प्रशासन पर भी ध्यान रखता था। समय समय पर वह अपने साम्राज्य का दौरा भी करता था और स्वयं अपने साम्राज्य का हाल जानने का प्रयास करता था व्यक्तिगत रूप से, जो कि एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वस्थ प्रथा थी। परम शक्तिमान होते हुए भी जो चोल शासक था वो निरंकुश नहीं था, हालांकि उसको प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था, अर्थात कि ऐसा शासक जो कि प्रजा की भलाई में लगा रहे। तो साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों, स्थानीय शासन की परंपराओं तथा और भी जो कानून थे, नियम थे, तो इन सब के ऊपर सम्राट जो है वो अपनी नज़र बनाए रखता था। और लेकिन फिर भी वह साम्राज्य की भलाई के लिए जो भी निर्णय लेता था, वह निर्णय अपने पदाधिकारियों के साथ सलाह मशवरा करके ही लिया करता था। चोल राजाओं का दरबार और राजसी महल बहुत ही ठाट बाट वाला और बहुत ही भड़कीला था। चोल राजा एवं रानी को अपनी प्रजा से बहुत ही उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त होता था, और उनकी मूर्तियां अनेक मंदिरों में स्थापित की गई थी। यानी चोल राजाओं में एक प्रथा ये भी थी कि चोल राजाओं की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती थी, और सार्वजनिक रूप से उनकी विजय की कामना की जाती थी और इन मूर्तियों की पूजा की जाती थी। तो लोग अपने राजा के नाम पर मंदिरों को दान भी देते थे, भेंट उपहार आदि भी देते थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राजा का जो पद था वो बहुत ही प्रतिष्ठित होता था, वो देवताओं के समान उनका सम्मान किया जाता था। चोलों द्वारा एक बहुत ही संगठित, मजबूत और प्रतिष्ठित शासन पद्धति को अपनाया गया, और इसी सुदृढ़ शासन पद्धति ने आप कह सकते हैं कि उनके विस्तृत सैनिक अभियानों को एक आधार प्रदान किया। उनके अधिकांश युद्ध विदेशी भूमि पर हुए एवं उनका राज्य विदेशी आक्रमणों से मुक्त ही रहा। इस बात को आप ध्यान दीजिए कि चोलों ने जो युद्ध किए तो वो युद्ध अक्सर जो है वो उनके राजधानी से, उनके राज्य से बाहर ही हुआ करते थे, जिससे कि उनका अपना जो राज्य था वो विदेशी आक्रमणों से मुक्त ही रहा। तो मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही जैसा मैंने बताया कि उदनकुट्टम नामक विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों का दल प्रत्येक मामले के निपटारे में
राजा को सलाह मशविरा दिया करता था। चोलों के प्रशासन में राजा द्वारा नियुक्त एक मंत्र परिषद भी निश्चित रूप से हुआ करती थी। हालांकि मैंने अभी आपसे कहा कि चोल अभिलेखों में मंत्रिमंडल का कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ और स्रोतों से ऐसी जानकारी मिलती है कि एक मंत्रि परिषद जैसी संस्था थी और जो कि सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी। मंत्रियों ने राजा के सचिवों की तरह से कार्य किया, हम कह सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर राजा को महत्वपूर्ण मामलों में आवश्यक सलाह दिया करते थे। किंतु यह राजा पर ही निर्भर था कि वह उनकी सलाह को माने अथवा नहीं। मंत्री केवल राजा की आज्ञाओं को विभिन्न विभागों के अधिकारियों और प्रांतपतियों तक पहुंचाते थे, और मंत्रिपरिषद के साथ ही साथ राजा की सहायता के लिए एक केंद्रीय नौकरशाही भी होती थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़े अधिकारी होते थे वो पेरुंदनम के नाम से जाने जाते थे, और जो छोटे अधिकारी होते थे उन्हें सेरुंदनम अथवा सिरुतारम कहकर पुकारा जाता था। इन अधिकारियों को प्रायः उनके अनुकूल उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान के अनुकूल भूमि अनुदान दे करके पुरस्कृत किया जाता था। उन्हें युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सम्मानपूर्ण उपाधियां और लूट के माल में भी उन्हें हिस्सा दिया जाता था। तो मित्रों, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी वह बहुत ही सुदृढ़ थी और बहुत ही ताकतवर थी, बहुत ही शक्तिशाली व्यवस्था थी। अब हम प्रांतीय शासन की बात करते हैं। चोल प्रशासन जो या के प्रांतीय शासन के बारे में भी बात करते हैं। चोल साम्राज्य की विशालता के कारण उसे 6 प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों को मंडल कहा जाता था। प्रत्येक मंडल का प्रमुख राजा द्वारा नियुक्त एक वायसराय होता था। वायसराय सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी होता था। कभी कभी राज परिवार के सदस्य भी मंडलों के वायसराय नियुक्त किए जाते थे। कभी कभी बेदखल सरदारों को भी मंडलेश्वर बनाया जाता था। और वायसराय का काम क्या था? वायसराय का काम यह था कि केंद्र से आए राजा के आदेश को प्रांतों में लागू करना, उसे कार्य रूप में परिणित करना तथा राजा को अपनी गतिविधियों की या प्रांत की गतिविधियों की समय समय पर रिपोर्ट देते रहना, उसकी सूचना देते रहना। प्रशासन के संबंध में पूर्ण विवरण उन्हें तैयार करना पड़ता था। वायसराय की सहायता के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी नियुक्त थे जो कि उसकी सहायता किया करते थे। प्रत्येक मंडल को अनेक वलनाडुओं में विभाजित किया गया था जो कि आजकल के जिलों जैसे ही थे। वलनाडु जो थे वो नाडुओं में और तालुकों में विभाजित थे। तो आप ये विभाजन समझ लें कि मंडल के बाद होता था वलनाडु, वलनाडु के बाद आता था नाडु, नाडु के बाद तालुक। तो अगली जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो कुर्रम थी। कुर्रम जो कि कई गांवों को मिला करके एक इकाई बनाई जाती थी, जिसे जो है वो कुर्रम कहा जाता था। बड़े शहरों और गांवों में उनकी अपनी अलग एक प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी जिसे बोलते थे तेनियूर कुर्रम। यानी कि बड़े शहरों और गांवों में एक अलग प्रशासनिक इकाई होती थी जिनको कहा जाता था तेनियूर कुर्रम। राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। चोलों ने भूमि का विधिवत सर्वेक्षण कराया था और वैयक्तिक एवं संस्थागत दोनों प्रकार
का भू स्वामित्व प्रचलित था। और मित्रों, भूमि का जो वर्गीकरण था वो टैक्स देने योग्य या कर देने योग्य और कर मुक्त भूमि, इस तरह दो भागों में किया गया था। इसको आप साधारण ढंग से समझ लें। तो बहुत सारी भूमियाँ ऐसी थी जो कर देने योग्य थी, उनका वर्गीकरण अलग था। जो कर देने योग्य नहीं थी, उनका वर्गीकरण अलग था। तो भू राजस्व भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार लिया जाता था। प्रत्येक गांव और शहर में बहुत सारे भाग हुआ करते थे, जैसे रहायशी भाग, मंदिर, नहरें और स्मशान, कलाकारों के घर, कब्रिस्तान इत्यादि। ये सब जो है वो प्रत्येक गांव और शहर में ये सारे स्थान होते थे। चोल भू राजस्व जहाँ तक था वो उपज का कुल 1/6 भाग होता था और उसको बड़ी कठोरता के साथ वसूला जाता था। तो यह नकद और अनाज भू राजस्व जो है, यानी कि उपज का जो 1/6 भाग था भू राजस्व, वो नकद और अनाज दोनों रूपों में देय था। राज्य की आय के अन्य जो स्रोत थे वो व्यापार से वसूल होने वाले टोल टैक्स आदि थे। और चोलों ने कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों पर भी कर लगाया था। अब जैसे न्यायालयों द्वारा लगाया गया अर्थदंड, सामंतों द्वारा दी गई भेंट, युद्धों के दौरान जो लूटपाट में जो धन इत्यादि प्राप्त होता था, तो ये सभी राज्य की आय के स्रोत हुआ करते थे। वनों का संरक्षण भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता था, जिससे राज्य को काफ़ी आय होती थी। चोल प्रशासक अपनी आय का अधिकांश भाग सड़कों और पुलों के निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं और अन्य प्रकार के जन कल्याण के कामों पर खर्च किया करते थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चोल जो कर लेते थे, कर लेने के साथ साथ वो अपनी जनता का बहुत ख्याल रखा करते थे। बहुत सारे जो उपज होती थी वो चावल, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूँ इत्यादि फसलें जो हैं वो पैदा की जाती थी। और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन धान की खेती या और उसके क्या कहते हैं, जो खाने पीने के लिए जो अनाज हुआ करते थे उनकी खेती हुआ करती थी। और सिंचाई के साधनों का राज्य की तरफ से विस्तार किया जाता था। सिंचाई के साधनों के विकास के लिए राज्य पूरा का पूरा प्रयास करता था। और सरकार जो है वो सामूहिक प्रयासों से बांधों, तालाबों इत्यादि के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था किया करती थी। और तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो ग्रामीण थे, ग्रामीण जनता जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी प्रत्येक शासक के लिए, और उनकी भलाई के लिए जो है, कृषक जनता की भलाई के लिए राजा बहुत ही ध्यान दिया करता था। जहाँ तक न्याय का प्रश्न है, हम न्याय प्रशासन की बात करें तो चोल राज्य में जो अपराधी होता था वो उसको दंड देने का हर संभव प्रयास किया जाता था। अनेक राजकीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों एवं प्रमाणों के आधार पर ही अपराध की पुष्टि होने पर ही सजा दी जाती थी। देशद्रोह के मामले जो है वो राजा स्वयं देखता था। अत्यंत घृणास्पद अपराध करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, और कुछ दंड जो थे वो बड़े कठोर थे, जैसे सिर काट लेने और हाथियों से कुचलवाने की प्रथा भी थी। मित्रों,
अब हम सैन्य प्रशासन की बात करते हैं तो अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चोलों ने एक विशाल और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना का संगठन किया था, और यह सेना विशाल होने के साथ साथ बहुत अनुशासित थी। कुछ प्रमाणों के अनुसार उनकी सेना में 70 रेजिमेंट थे, 70 रेजिमेंट थे। इस सेना में 60,000 से ज़्यादा अश्वारोही थे और 1.5 लाख पैदल सैनिक थे। उनकी घुड़सवार सेना में बहुत ही अच्छे किस्म के घोड़े हुआ करते थे, और साथ ही साथ जो है उनकी सेना में बहुत अच्छे किस्म के तीरंदाज भी हुआ करते थे। कुछ जंगली सैनिक भी शामिल थे उनकी सेना में, जो कि प्रायः युद्ध के समय ही शामिल किए जाते थे। राजा के अंगरक्षक भी सेना का एक हिस्सा होते थे, और जो कि अपने प्राण देकर भी राजा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। सेना का नेतृत्व सेनापति अथवा महादंडनायक करता था, जिसकी सहायता नायक आदि करते थे। किंतु साधारणतया सभी सेनाओं का राजा ही जो है वो कमांडर इन चीफ हुआ करता था। राज परिवार के राजकुमारों को भी सेना का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा जाता था। चोलों के पास एक सुदृढ़ नेवी भी थी, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी की थी, जिसके कारण समुद्र पार के देशों में भी अपनी प्रभुता कायम करने में उनको सफलता मिली। मालाबार तट और कोरोमंडल तट अच्छी तरह से रक्षित थे, क्योंकि उनके पास एक सुदृढ़ नौसेना थी, और बंगाल की खाड़ी उनकी सैनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थी। अब मित्रों, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन। एक समर्थ एवं संगठित स्वशासन की स्थापना का श्रेय चोलों को ही जाता है, जो कि उनकी शासन प्रणाली की सबसे अधिक आकर्षक और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्रत्येक गांव अपनी अर्थव्यवस्था और प्रशासन के संबंध में मुक्त था, स्वतंत्र था। प्रत्येक मामलों में मूलभूत प्रशासन ग्राम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ही चलाया जाता था। कुर्रम अथवा ग्रामीण संघ बड़ी दक्षता से कार्य करते थे, जिसके कारण ही चोल शासक दूर दूर तक विजय अभियान कर सके। उत्तर मालूर से प्राप्त अभिलेख में गांवों के संविधान के विषय में कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है, और तो उन वर्णनों के अनुसार गांव में एक महासभा अथवा असेंबली हुआ करती थी, जिसके सदस्य गांव के ही बड़े बुजुर्ग होते थे। महासभा के प्रतिनिधियों की नियुक्ति चुनाव पर आधारित होती थी, जो कि गुप्त मतों के आधार पर होता था। इन संगठनों के प्रशासन में राजा के हस्तक्षेप का भी उल्लेख है, किंतु राजा की आज्ञा का क्रियान्वयन तभी किया जाता था जब महासभा एक मत से उसे स्वीकार कर लेती थी। कुर्रम की सारी जमीन और गांव पूर्णतया महासभा के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हुआ करते थे। महासभा अनेक समितियों अथवा वरियाम शब्द याद रखिएगा। महासभा अनेक समितियों अथवा वरियामों में विभाजित थी, जिसके सदस्यों को वरिया पेरू मक्कल कहा जाता था। कुछ समितियां वार्षिक निरीक्षण, बगीचों के निरीक्षण, तालाबों के निरीक्षण, खेतों के निरीक्षण, गोल्ड कमेटी होती थी जो सोना इत्यादि का ध्यान रखती थी, रक्षा समिति इत्यादि भी थी। तो इस तरह से बहुत ढेर सारी समितियां थीं जिनके कार्य बटे हुए थे। कुछ समितियां न्याय का कार्य भी करती थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य के लिए एक समिति थी, और ये समितियां अपने अपने दायित्व का पालन करती थी और सौंपे गए कार्यों की देखभाल करती थी। करों को ग्राम सभाओं द्वारा ही इकट्ठा किया जाता था। गांव में एक ग्राम सभा कोष हुआ करता था, जहां सारे कर को जमा कर दिया जाता था एवं आवश्यक कार्यों जैसे जन कल्याण के कार्यों, मंदिरों
स्कूलों, अस्पतालों की मरम्मत आदि के कार्यों में जो धन था वो खर्च किया जाता था। शेष धन को राजकीय कोष में जमा कर दिया जाता था। तो इन खर्चों का उचित हिसाब रखा जाता था, जिसकी सामाजिक एवं जिसकी सामयिक और वार्षिक जांच हुआ करती थी। न्याय का कार्य भी उसके लिए नियुक्त समिति के माध्यम से हो जाता था। केवल मृत्युदंड के मुकदमे जो होते थे वही राजा के पास जाते थे। प्रत्येक कुर्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखना ग्राम सभाओं का ही कार्य था और ग्राम महासभा की बैठक प्रायः किसी मंदिर अथवा विशाल वृक्ष के नीचे हुआ करती थी। राज कर्मचारी इन संस्थाओं पर निगाह रखते थे जिससे ये सुचारू रूप से अपना कार्य संपादित करें। महासभा प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए विस्तृत नियम बनाए गए थे। अब जैसे ग्राम संघ कई भागों में विभाजित था जिसे वैरियाम कहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर मल्लूर संघ में 12 पुर हुआ करते थे और वह 30 वार्डों में बटा हुआ था। प्रत्येक वार्ड के लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर उडबोलय में भाग लेने वाले व्यक्तियों को चुनना पड़ता था। चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की योग्यता निश्चित थी। उसे एक निश्चित भूमि का स्वामी होना चाहिए जिस पर वह कर देता हो। उसका अपना एक मकान होना चाहिए। वह 70 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। उसे मंत्र, ब्राह्मण, वेद इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मणों का ज्ञान होना चाहिए और वह दूसरों को भी शिक्षा देने के योग्य हो। कुछ अन्य योग्यताएं भी थी, जैसे प्रत्याशियों में सम्मान पाने योग्य गुण होने चाहिए, उन्हें ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, उन्हें भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो लोग भ्रष्ट थे एवं घृणास्पद अपराधों से जुड़े हुए थे उन्हें इन समितियों का सदस्य नहीं चुना जाता था। 5 विशेष प्रकार के अपराधों जैसे चोरी, परगमन और विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक अपराध, दुस्साहसिकता इत्यादि में लिप्त लोग भी किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते थे। तो मित्रों, इस तरह से हमने आपको चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में बताया। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, जिले का शासन, ताल्लुक का शासन, ग्राम महासभा और उसके अलावा जो है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी यानी स्थानीय स्वशासन था, इनके विषय में बताया। तो अगर आपको आज की यह परिचर्चा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस व्याख्यान के ऊपर अपने कमेंट अवश्य दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।